हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण इसके सभी कॉन्सेप्ट करेंगे। तो जो जो चीज़ें इस चैप्टर में हैं, जो जो पॉइंट हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जो फॉर्मूले हैं, सबको इस वीडियो में हम करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको वन बाय वन करके समझते हैं। ऑलराइट, तो देखो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? तो आपको चैप्टर 2 याद है? चैप्टर 2 क्या था? बहुपद। और बहुपद में आपने एक चीज़ देखी होगी, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको याद है? क्या होता है द्विघात बहुपद? तो कोई बहुपद को जब हम इस तरह से लिखते हैं जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है द्विघात बहुपद। ठीक है ना? ये यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि मतलब इसको हम हटा भी सकते हैं, ये बस द्विघात को संबोधित करने के लिए लिखा होता है ये। ठीक है ना? हम इसको हटा भी सकते हैं। तो बेसिकली जो आपको ये दिख रहा है ये है द्विघात बहुपद। अब बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है कि समीकरण में हम इसको बराबर करके, यानी द्विघात समीकरण में इसको बराबर करके हम कुछ लिखते हैं जैसे 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। तो समीकरण में बराबर करके कुछ होता है। ठीक है? यानी जैसे मैं अगर केवल x+5 लिख रहा हूँ तो ये बहुपद होता है, लेकिन मैंने बराबर करके 0 लिख दिया या 6 लिख दिया तो ये समीकरण बन गया है। तो ये है द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण है। इसमें जो चर है, जैसे इसमें x चर है ना, उसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तो ये द्विघात हो गया। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है? तो यहाँ पर ये लिखा है द्विघात समीकरण का मानक रूप, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये द्विघात समीकरण। इसमें ए बी सी क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ए 0 नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ए 0 नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अगर ए ही 0 हो गया तो ए 0 होने से ये चीज़ तो हट जाएगी ना, क्योंकि 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा bx प्लस c, और ये द्विघात तो नहीं है ना, ये तो रैखिक समीकरण हो गया। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी द्विघात समीकरण होगा। यानी अगर मैं लिखूँ कि ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं लिखूँ ax² प्लस bx बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं केवल और केवल ax² बराबर 0 लिखूं, ये भी द्विघात समीकरण है। ओके? तो बस इसमें ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से है। यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ समीकरण हैं जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? देखो यह भी द्विघात बहुपद है। ओके? मैंने बराबर करके अगर 0 लिख दिया तो ये द्विघात समीकरण बन गया है। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, अभी भी ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके? तो यहाँ पर यह है कि आप देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ए बी सी इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, ए 0 नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो, आपको ये पूरा लिखना चाहिए, इसके साथ साथ में ये भी लिखना चाहिए। और चर की अधिकतम घात 2 होती है, वो तो आप जानते ही हैं, सबसे बड़ी घात 2 होती है। ओके? तो यहाँ पर ये जो है ये है इसका मानक रूप, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब द्विघात समीकरण की पहचान करना, तो हमारे पास कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, इस तरह से दिया होगा और ये लिखा होगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हमने इसको हल करना होगा। अगर ये हल हो गया प्रॉपरली, हल करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर में है, इसका वर्ग करना है तो ये आ जाएगा, है ना? 2 का अंदर गुणा किया तो ये आ जाएगा, फिर इधर उधर ले जाके हमारे पास ये आ गया है। और अब हम इसे देखेंगे
तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि क्या ये द्विघात समीकरण है, इसको सरल करेंगे, इसको ये लेकर आएंगे सरल बनाकर और फिर देखेंगे, तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये किसका रूप है? अगर हमारे पास मैं इसकी बात करूं तो ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं इस रूप में, इस रूप में लिख सकता हूं मैं, जो द्विघात समीकरण का रूप है। देखो एक्स स्क्वायर, इसके आगे अगर मैं 1 लगा दूं, अब इसमें x नहीं है तो इसको 0 लगा देते हैं, अचर पद साथ है तो बिल्कुल है ना ये फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इस रूप में आ रहा है ना ये, तो यानी ये द्विघात समीकरण है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया और ये पूछा है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही हाँ या ना नहीं बोल देना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखो, x का अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1, समझ गए ना। और यहाँ पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 है और ये सबसे बड़ी पावर x की यहाँ पे 2 है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब द्विघात समीकरण के मूल की बात करते हैं। तो मूल समझने से पहले आप फिर से याद करो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको याद है, हम बहुपद को जैसे इस तरह से लिखते थे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कोई द्विघात बहुपद है, और फिर हम x का मान ज्ञात करते थे, जिसके लिए तो हम क्या कहते थे कि क्या निकाल रहे हैं हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं। आपको याद है शून्यक? तो हम क्या करते थे, इसको 0 रखते थे और फिर इसके शून्यक ज्ञात करते थे, तो x के मान आते थे फिर। तो यहाँ पे जैसे x का 2 आएगा, 3 आएगा, और हम कहेंगे कि ये इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि 2 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 रखने से भी ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद आ गया। यही चीज़ जब हम करते हैं द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण हमारे पास है, अगर यही मैं ले लूँ इसको बराबर करके 0, तो ये है द्विघात समीकरण। और यहाँ पर जब हम x का मान ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मूल। मूल, ठीक है। तो यहाँ पर करना वही है, बराबर करके 0 रखना है, गुणनखंड करने हैं, बाद में करेंगे हम, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको हल करने से x का मान आएगा 2 और 3। इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में मूल कहेंगे। तो ध्यान रखना, जब हम बात करते थे बहुपद की, तो बहुपद में इसको क्या नाम दिया जाता था, शून्यक, और जब बात कर रहे हैं हम समीकरण की, तो इसमें क्या नाम दिया जाता है, मूल। ठीक है, जो x के मान होते हैं। तो यहाँ पर है वही 2 और 3 ही आए हैं, लेकिन इनको शून्य कहेंगे। यहाँ पर 2 और 3 आए हैं, वही आए, लेकिन इस बार ये मूल कहेंगे इसे। द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, अधिकतम 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और अक्सर 2 ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केस में आपको 2 ही इसके मूल मिलेंगे, द्विघात समीकरण के 2 मूल मिलेंगे। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास ये एक द्विघात समीकरण है और इसका कोई मूल है अल्फ़ा, तो क्या होगा, यह अल्फ़ा, ये जो मूल है इसको संतुष्ट करेगा। तो आप जो अल्फ़ा है x की जगह पे रख सकते हैं। तो कभी कभार आपके पास ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपके पास ये कहा जाता है कि एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 और p इसका एक मूल है। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको p रखना होगा। तो ये हो जाएगा a p स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी बराबर 0, है ना। या फिर क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 और इसका एक मूल दिया है कि इसका जो मूल है यह है 1।
तो k का मान ज्ञात करो। तो क्योंकि इसका मूल 1 है तो ये मूल इसको संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को। तो x की जगह पे आपको 1 रखना होगा। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1 प्लस k बराबर 0, 1 माइनस 2 प्लस k बराबर 0, माइनस 1 प्लस k बराबर 0 और k हो जाएगा 1। समझ गए? तो ये ध्यान में रखना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब जैसे ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि इसका एक मूल 2 है और इस द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर है x² प्लस ax प्लस b बराबर 0। तो इसका मूल है, जो मूल है ये है 2। तो x बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा हमें? 2 का वर्ग प्लस x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो a इंटू 2 प्लस b बराबर 0, 4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0, 2a प्लस b बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया। दूसरी समीकरण यहाँ पर हमारे पास है x² माइनस ax प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? x बराबर इस बार 3 रखेंगे क्योंकि मूल इस बार क्या है? 3 है। तो ये रखने पर तो क्या होगा? 3 का वर्ग माइनस और ये हो जाएगा 9 माइनस 3a प्लस 2b बराबर 0, यानी -3a प्लस 2b बराबर माइनस का 9 है ना, ये उधर जाएगा। तो अब हमारे पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और इन्हें हल करना है, जो कि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। देखो हम एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं विलोपन विधि से हल। जो b का गुणांक यहाँ पर है और जो b का गुणांक यहाँ पर, इसको बराबर करते हैं। तो इस समीकरण में अगर हमने 2 का गुणा किया तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 4a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -8, और यहाँ पे 2b हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे हम, तो देखो 4a प्लस 2b बराबर -8, -3a प्लस 2b बराबर -9। अब घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, ये कटा, 4 और 3 हुआ 7a, और ये हुआ 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ a आ गया है 1/7। अब इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इसमें रखें या फिर आप इसमें रख सकते हैं। इसमें रखना आसान लग रहा है क्योंकि छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या है वहाँ पे लिखा हुआ, 2a प्लस b बराबर -4, a हमने रखा 1/7 प्लस b बराबर -4, और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, b हो जाएगा -4 माइनस 2/7, 7 चौक 28, 2 30। ये तो बेसिकली जो a है ये आया 1/7 और b आया -30/7। ये हमारे आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मूल ये वाला इसमें रखेंगे, इसका मूल है, और ये इसमें रखेंगे, हमारे पास 2 समीकरण आ जाएंगे और उनको आपस में हल करके मान निकाल देना। तो इस तरह से मतलब इक्वेशन सॉल्व होगा। अब आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। तो 2 मेथड आपके पास है मेनली, एक तो है गुणनखंड विधि से, और उसमें मेन है मध्य पद विभाजन विधि। तो द्विघात समीकरण को हल करने की आपके पास 2 विधियां हैं मुख्य रूप से। एक तो है गुणनखंड ज्ञात करके, जो इसके हम फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। दूसरा है द्विघात सूत्र से, क्योंकि कभी कभार देखो गुणनखंड हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार आराम से निकल जाए, कभी कभार नहीं भी निकलते हैं। मान लो कि अगर आपके पास है x² माइनस
2x माइनस 6 बराबर 0 और आपको इसे हल करना हो, इसके मूल ज्ञात करने हो, फिर कैसे करोगे? इसके मूल ज्ञात करने के लिए आप गुणनखंड इसका कर ही नहीं सकते। आप नॉर्मल तरीके से देखो, गुणनखंड करने का ना आपके पास एक मेथड पहले हुआ करता था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, लेकिन इस बार की सिलेबस में ये काट दी गई है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। नहीं तो इस क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते थे हल। अब क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं तो वो उससे तो होगा नहीं, और इससे तो ये होने से रहा है ना। तो क्या बचता है फिर हमारे पास द्विघात सूत्र बचता है। इसकी सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसकी सहायता से तो ये भी हो जाएगा, तो द्विघात सूत्र लगा के तो सारे ही सॉल्व हो जाते हैं, चाहे उसका गुणनखंड निकले या ना निकले, द्विघात सूत्र से सारे ही हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इससे नहीं हल होते हैं, तो वो फिर द्विघात सूत्र से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, गुणनखंड किसी किसी द्विघात समीकरण का हो पाएगा, सबका नहीं हो पाएगा। किसी किसी द्विघात जो है द्विघात बहुपद, उसका गुणनखंड हो पाएगा। और जहाँ तक द्विघात सूत्र की बात है तो इससे तो सब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये दोनों लगाते हैं। तो देखो, आई एम श्योर आपने ये तो पढ़ा ही होगा गुणनखंड ज्ञात करके, जैसे है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या मिलेगा हमें? देखो, 6 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 5 आए, तो 3 गुणा 2, बहुत सिंपल है, 3 दूने 6 और 3 और 2 5। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन लिया, अंदर ये बचा, फिर -2 कॉमन लिया, अंदर ये बचा, ठीक। अब दोनों से x - 3 कॉमन लेंगे हम, यहाँ से x बचा। आई एम श्योर आपको पता होगा कैसे करते हैं ये। अब एक बार हम x - 3 को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 3, और एक बार हम x - 2 को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 2, और इस तरह से जो मूल हैं वो आ चुके हैं 2, 3। तो ये क्वेश्चन आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें वर्गमूल होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके हमने गुणनखंड करके और मान ज्ञात करना है x का, यानी इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर देखो संभव है, यहाँ पर मध्यपद विभाजन विधि से संभव है। कैसे? इनको आपस में गुणा करो, क्या मिलेगा हमें? 5 तो ये है, और √2 और √2 को गुणा करके आता है 2, और ये हुआ 5 दूने 10। अब 10 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको माइनस करके, ये चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है, माइनस करके 3 आना चाहिए। तो आसानी से आप बता सकते हैं 5 और 2, क्योंकि 5 दूने 10 होता है, और 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 आ जाता है। तो 5 और 2, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो इससे क्या कॉमन है? देखो, इससे कॉमन है केवल x, अंदर बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन है ही, साथ में √2 कॉमन है, ओके। तो 2 में से √2 बाहर आया तो √2 अंदर बचा, साथ में x, और माइनस बाहर ले गई तो प्लस हो गया, √2 तो बाहर आ ही गया, और ये 5 अंदर बच गया है। तो ये हो गया क्या? √2x प्लस 5x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इनको 0 रखो। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो x हमें मिलता है -5/√2, और इस वाले को अगर हम 0 रखते हैं तो x हमें मिलता है √2, और इस तरह से मान हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये तो मूल ज्ञात करना है हुआ गुणनखंड से। और अब द्विघात सूत्र लगाते हैं। द्विघात सूत्र से देखो,
देखो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से। तो पहले है क्या मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जैसे ये है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का मान क्या होगा यानी इसके मूल क्या कैसे निकलेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या कहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो आपको ए बी सी दिख रहे हैं वो यही है। a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c इसमें जो अचर पद है। इनका मान आप यहाँ पे रख देंगे तो फिर x का मान आ जाएगा और इसे हम कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र। लेकिन एक बात याद रखना, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं क्योंकि ये भारत के मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने बनाया था। तो जो पुरानी बुक्स थी हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो उसमें द्विघात सूत्र नहीं लिखा होता था, उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लिखा होता था उस समय। और हम यही लिखते थे कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब की बुक्स में उन्होंने द्विघात सूत्र वगैरह ये सब लिख दिया है, अलग बात है। तो ये सब है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन पीछे लिखा था ये वाला, इसमें मैं दोबारा इसे हल करूँगा, इस बार द्विघात सूत्र से करूँगा और यही उसके मूल आएंगे, आप ये देखेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास है x² प्लस 5x माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो यहाँ पे देखो a क्या है, a है x² के गुणांक जो उसके आगे है यानी 1, b है x का गुणांक यानी जो उसके आगे है -5 और c है जो यहाँ पर है यानी 6। ठीक है, अब द्विघात सूत्र लगाते हैं। ये द्विघात सूत्र है, मैं सीधे लगा रहा हूँ, ठीक है, लिखा ऊपर ही है। -b है ये, तो बेसिकली माइनस माइनस का प्लस हो गया था, चलो ऐसा भी ठीक है। प्लस माइनस रूट b² यानी -5 का स्क्वायर है ना। तो b की जगह पे हमने -5 रखा, उसका स्क्वायर है। -4ac, 4 है, a है और c है। c क्या है यहाँ पे, 6 है ना, ठीक है। 4ac अपॉन 2a, a क्या है फिर से 1। अब इसको सरल करें, माइनस माइनस का प्लस 5 रूट, ये इसका स्क्वायर हुआ 25 माइनस और ये सॉल्व करके आ गया 24 बटे 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 25 में से 24 गया 1 बटे 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे 2। अब देखो यहाँ पे एक बार लेते हैं प्लस, इसमें से एक बार प्लस लिया हमने, कॉमा, और एक बार लेते हैं माइनस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एक बारी हमने यहाँ ये जो है यहाँ पे लिखे हुए, एक बारी प्लस एक बारी माइनस लिया, ये हो गया। प्लस करेंगे 5 रेख हुआ 6, 6 बटे 2 और माइनस करेंगे 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 2, 6 बटे 2 होता है 3, 4 बटे 2 होता है 2 और इसके आंसर आ गए हैं 3 और 2, 2 और 3 मतलब, और हमारे पहले भी यही आए थे। ओके, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं द्विघात सूत्र। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि कभी कभार हमारे पास ऐसे भी द्विघात समीकरण आते हैं जिनके हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, और जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि x² माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे सोचो गुणनखंड करने का, आप कर ही नहीं पाएंगे मध्यपद विभाजन विधि से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र क्या है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b है यहाँ पर क्या -2, तो माइनस माइनस का +2 हो जाएगा। b² यानी -2 का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। -4a अपना 1 है जो x² के साथ है
और c ये है अचर पद यानी -6। a क्या है 1, ये हुआ 4 माइनस माइनस का हुआ प्लस और 6 चौको 24/2 है ना। इस तरह से 2 प्लस माइनस रूट 24 और 4 हुआ 28/2। इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं थोड़ा सा, और नहीं तो हम यहाँ पे छोड़ सकते थे, आगे हल कर सकते हैं। 28 होता है 4 गुणा 7 और 4 का 2 बन के बाहर आ गया, ठीक है। और 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 1 प्लस माइनस रूट 7/2, 2 से 2 कटा और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 7। ओके, तो आंसर क्या है, एक बार ही प्लस लिखो और एक बार माइनस। इस तरह से 2 मूल हमारे आ चुके हैं। ओके, ऐसे यूज़ करते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघात सूत्र को। और अब हम समझते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति और विविक्त कर। देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पर दोबारा देखो। अभी मैंने बताया था आपको द्विघात सूत्र जो है श्रीधराचार्य सूत्र ये है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें देखो, इसमें ये जो है रूट के अंदर, इसको ये सीधा ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर x का मान किस तरह से होगा, उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि यहाँ रूट के अंदर क्या है। क्योंकि सोचो आप बात को ढंग से, रूट के अंदर अगर कभी भी हमारे पास कोई चीज़ नेगेटिव में होती है, आप जानते हैं ना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव हुआ, मान लो कि जैसे रूट -5 है, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है कि ये वास्तविक नहीं है, ये चीज़ वास्तविक नहीं होती है। समझ गए? क्योंकि जो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो वास्तविक ये नहीं होता है, वास्तविक नहीं होती ये संख्या। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर रूट के अंदर यहाँ पर b² - 4ac नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो फिर इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ। मान लो कि ये एक द्विघात समीकरण है और इसमें बताना है, इसमें x के मूल ज्ञात करने हैं या बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे बाय द वे, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जब, तो आपको याद है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। फॉर्मूला तो अभी आपको याद हो गया होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम मान रखें a, b और c का, तो क्या होगा, देखो जो b है ये तो अपना 2 है, प्लस माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 4 एकम 4, 6 चौके 24, ये हो गया है। तो कहने का ये मतलब है मैंने a, b और c के मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब रूट के अंदर देखो, यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ रहा है, 4 में से 24 गया तो 20 आ रहा है ना यहाँ पे माइनस का। तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो x के मान यहाँ पर क्या होंगे, x के मान यहाँ पर वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि रूट में माइनस आ रहा है। तो ये बात है, ये ध्यान, इसीलिए तो यहाँ पर क्या है कि जो b² - 4ac है, मेन खेल इसका है, b² - 4ac। तो इससे पता चल जाता है कि जो मूल हैं उनकी प्रकृति क्या है, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो आप क्या देखेंगे कि भाई b² - 4ac निकालो, और b² - 4ac का एक नाम है जो है विविक्त कर। तो अब आप अगर ये सोच रहे हो कि यार ये b² - 4ac अलग से इन्होंने क्यों लिखा है, पूरे फॉर्मूले में से इसी को इन्होंने क्यों लिखा, b² - 4ac को, है ना। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि भाई ये रूट के अंदर होता है, b² - 4ac रूट में होता है, और जो रूट में है, रूट के अंदर है ना b² - 4ac,
और रूट के जो अंदर है वही तो बताएगा कि वास्तविक है या नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो वास्तविक नहीं होगा, और माइनस नहीं होगा तो फिर वास्तविक होगा। इसीलिए सारा खेल b² माइनस 4ac का है, और इसीलिए ये अलग से लिखा हुआ है। तो b² माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? विविक्त कर याद रखना। तो अगर हम इतना निकाल दें, b² माइनस 4ac निकाल दें, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं केवल और केवल इस अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। अगर हम यही निकाल दें तो हमें जो मूल होंगे उनकी प्रकृति पता चल जाएगी कि वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। और यहाँ पर ये एक प्रॉपर टेबल बनी है, देखो कि अगर b² माइनस 4ac, देखो पहली बात तो ये तो आप समझ गए कि अगर वो माइनस में है तो वास्तविक मूल नहीं है, ये तो पक्की बात है। अब बात बचती है कि माइनस नहीं है तो क्या होगा? देखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये माइनस है फिर तो ये वास्तविक नहीं है, तो फिर तो सीधा आप लिख देंगे वास्तविक नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ ज़ीरो है, मान लो कि ये चीज़ हो गई ज़ीरो, फिर तो अगर ये ज़ीरो हो गई तो रूट के अंदर ज़ीरो, रूट ज़ीरो क्या होता है? रूट ज़ीरो, भाई रूट ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो होता है तो फिर क्या वास्तविक होगा ये? क्योंकि रूट में माइनस तो नहीं आ रहा ना, तो बिल्कुल वास्तविक है। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो वास्तविक होगा, ओके। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, अगर ज़ीरो है तो ये पूरी चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी और आपके पास केवल एक ही मूल बचेगा, है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसके मूल होते हैं समान मूल होते हैं। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि b² माइनस 4ac ज़ीरो है, तो वास्तविक तो है ही अब, लेकिन साथ में समान भी होंगे, समान मूल। ठीक, अच्छा। और अब मान लो कि ये ज़ीरो नहीं है, ये चीज़ ज़ीरो नहीं है, प्लस में है। तो पहली बात तो ये कि अगर पॉजिटिव है ये तो बिल्कुल वास्तविक होगा, क्योंकि रूट के अंदर में अगर पॉजिटिव में कुछ चीज़ है, जैसे 2 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, तो बिल्कुल वास्तविक है ये। तो यानी अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो वास्तविक तो है, लेकिन इस बार जो इसके मूल आएंगे ये आएंगे अलग अलग, भिन्न भिन्न मूल आएंगे। आपको याद है हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पे किया था हमने, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर जो b² माइनस 4ac है ये क्या आया? ये 1 आया था। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा है। क्या? b² माइनस 4ac ज़ीरो से बड़ा है। और इस वजह से क्या हुआ कि एक बार हमें प्लस लेना पड़ा, एक बार माइनस लेना पड़ा। ज़ीरो से बड़ा है और रूट इस, और ज़ीरो से बड़ा है तो क्या वास्तविक होगा? अब एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना पड़ा, तो ये इसके अलग अलग भिन्न भिन्न मूल आए ना, इसके भिन्न मूल आए। वही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन साथ में भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि एक बार हमको प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, तो अलग अलग आएंगे। लेकिन जब ये ज़ीरो होता है तो प्लस माइनस करने की जगह ही नहीं बचती, क्योंकि ये तो पूरा ही ज़ीरो हो गया ना। तो इसलिए बराबर मूल आते हैं इसके, वास्तविक और बराबर मूल। लेकिन जब ज़ीरो नहीं तो इसके मूल भिन्न होते हैं, अलग अलग मूल होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी कि x बराबर 2 2 होगा, यहाँ पर 2 2 नहीं होगा, 2 3 हो सकता है या कुछ और होगा, इस तरह से। तो समान होने के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अगर पूछा जाए कि क्या इसके मूल समान हैं, आप सिंपली क्या करोगे? देखो यहाँ पे ABC लिखो। A है इसके साथ वाला यानी 1, B है इसके साथ वाला यानी -6 और C है 9। तो मूलों की प्रकृति अगर पता करनी है तो सबसे पहले हम सीधा D पता करते, जो कि होता है b² माइनस 4ac।
पुट करो वैल्यू यहाँ पे, ए है 1, सी है 9, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 और ये हो गया है 0, डी 0 आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो हम कहेंगे कि इसीलिए मूल क्या है, वास्तविक और बराबर हैं। बराबर लिखो या समान लिखो, बात एक ही है, वास्तविक और बराबर है। ठीक है, अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी, देखो वैल्यू रखो, ये b ये है तो माइनस माइनस का प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैसे अगर चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम अब पहले निकाल चुके हैं जो कि 0 आया था, तो चाहो तो आप दोबारा यहाँ पे लिख दो, मान रख दो, चाहे इस तरह से 2a, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट, इसको सरल करेंगे तो ये हुआ 36 माइनस 36 यानी 0 है ना, तो ये चीज़ हो गई 0। अब अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा हट गया यहाँ से, है ना, ये हट गया, सीधा ये आ गया है 3। अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, हमको 2 मूल लिखने होते हैं, पर आया तो केवल 1। भाई प्लस माइनस करने के तो कोई स्कोप ही नहीं बचा ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे प्लस, जिससे एक बार प्लस एक बार ही माइनस करेंगे तो 0 है। अब 0 में क्या प्लस क्या माइनस करना, वो तो वही आएगा। तो इसके 2 मूल हम क्या लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो हम कहते हैं कि इसके मूल 3 और 3 है, तो आए ना इसके वास्तविक और समान आए ना मूल, तो यही है केस। क्लियर हो गया? ओके, और इसके बाद देखो, इसमें आपके पास ऐसे भी हैं कि अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि संख्याओं को लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि 2 संख्याओं की बात की है तो आप एक संख्या x और दूसरी y नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रखना। कभी भी इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन करेंगे और आपके पास ऐसी परिस्थिति आएगी कि 2 चर होंगे, जैसे आपके पास मान लो कि क्वेश्चन आएगा एक आयत का, कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो आप कभी भी इसको x और इसको y नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना, ये नहीं लेंगे। ओके, हमको एक चर लेना होता है। तो यहाँ पर क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो आप लिखोगे कि माना संख्याएं क्या हैं, माना संख्या एक तो x है और दूसरी x+1 है। क्यों? क्योंकि वो क्रमागत हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो एक x और एक x+1। अब इनके वर्गों का योग 25 लिखा है, तो प्रश्नानुसार इसका वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, उनको योग करेंगे तो 25 आएगा। अब आगे हल करेंगे तो खैर आ ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे ये x² हुआ, मतलब मैं इसका वर्ग खोल रहा हूँ, तो ये होगा, फिर ये हो गया 2x² प्लस 2x+1, 25 इधर आएगा, 2x² प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। 2 से भाग देंगे हम तो ये हुआ x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर 1, तो क्या आएगा, गुणनखंड कर, मैं डायरेक्ट गुणनखंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा x+4 एंड x-3। अब x बराबर एक तो -4 है और एक x बराबर 3 है। जब इसको रखोगे 0 तो -4 आएगा, इसको रखिए 3 आएगा। ये तो संभव नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, माइनस वाला संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती हैं, तो संभव नहीं, हम कर देंगे, यानी हट गया, x बराबर 3 बचा। अब इसीलिए संख्याएं क्या हैं, एक तो x है जो कि 3 है और एक x+1 है यानी
3 + 1 यानी 4। तो संख्याएं क्या हैं? अभीष्ट संख्याएं क्या हैं? 3 और 4 हैं। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उन्हें करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ क्रमागत वाली चीज़। अगर कभी भी आपके पास आया क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या फिर पूर्ण संख्याएं या फिर पूर्णांक, ठीक है, जब भी आपके पास ये आए तो आप संख्याएं क्या लेना, एक x लोगे, दूसरा x + 1 लोगे। ये ध्यान में रखना, चाहे प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, मतलब पूर्ण हो या पूर्णांक संख्या हो, तो आप ये लेंगे। क्योंकि ये संख्या लगातार होती हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे 2 है, 3 है, 4 है, लगातार है ना, इसलिए एक x + 1। अच्छा, अगर क्वेश्चन में है क्रमागत, या तो लिखा है सम संख्याएं और यह लिखा है विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एक x लोगे, दूसरा x + 2 लेंगे आप। ओके, इस तरह से। इसके अलावा ध्यान से सुनो, अगर लिखा हो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 20 है, तो संख्याएं क्या लेंगे आप, ध्यान रखना, एक लेंगे x और दूसरी 20 - x, तो संख्याएं होंगी ये और ये। ओके, अगर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 20 है, तो क्या लेंगे आप, एक x लेंगे, दूसरा x + 20, ये याद रखना। और अगर लिखा हो दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो क्या करेंगे हम, एक लेंगे x और दूसरा लेंगे 20/x, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनके वर्गों का योग ये है, तो संख्याएं बताओ, है ना, आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो उस केस में फिर ये लेते हैं संख्याएं। जैसे ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनके वर्गों का योगफल 82 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लेंगे, दो संख्याओं का योगफल 10 है ना, तो हम लिखेंगे कि माना संख्याएं एक x है और दूसरी 10 - x है, और उनके वर्गों का योगफल यानी x का वर्ग प्लस 10 - x का वर्ग बराबर 82। और बस अब इसको हम हल करेंगे, x² + a² + b² - 2ab, टू x² - 20x, और ये इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, माइनस होके 2 से भाग देंगे। देखो, जब भाग दे पाए ना तो दे देना चाहिए, जब सब कट रहे हों। तो 2 से ये तीनों कट रहे हैं, तो ये हुआ x² - 10x + 9 = 0। और इसके बाद अब हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मतलब x - 9 होगा, x - 1 = 0, x = 9 और 1, तो ये है संख्या, ठीक है ना। तो हम 9 लेंगे, दूसरी की मतलब अगर हम x = 9 लेते हैं, दूसरी संख्या क्या होगी, 10 - x, यानी 10 - 9 यानी 1। तो एक 9 है, एक 1 है। अगर आप 1 लेते हो तो दूसरी 9 आ जाएगी, बात एक ही है, तो इसलिए दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो संख्याएं क्या हैं, 9 और 1। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है,
यदि आयत का क्षेत्रफल 10 मीटर वर्ग है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, अब हमको x लेना है, मतलब तो x किसे लें? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आयत की लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब हमेशा एक रूल याद रखना कि किसी एक लाइन में अगर देखो, एक लाइन में दो चर हैं आपको पहचानने हैं, तो एक चर तो ये लंबाई वाला, एक चौड़ाई है। इसमें जो बाद में लिखा होगा, जो भी बाद में लिखा होगा उसको x ले लेना। ये सिंपल रूल याद रखना, 99% टाइम काम करता है। तो आपके मन में होगा कि यार लंबाई x लूँ या चौड़ाई x लूँ, तो जो बाद में लिखा है उसको x ले लो। तो चौड़ाई को x ले लो, तो आप लिखोगे माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी? तो क्या होगा? चौड़ाई से 3 मीटर अधिक, तो लंबाई ये हो जाएगी। x में 3 प्लस कर देंगे और अब क्षेत्रफल जो है उनका, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई जो है ये है 10। अब सॉल्व हो जाएगा आगे। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इस चैप्टर में यही सब था। बाकी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस आप अपने सामने प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और मैं जल्दी उन्हें अपलोड करूँगा। अगर आप 2-3 दिन बाद देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको तो मिल ही जाएंगी सामने ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।